कल मेटाफर्स हो गए थे हमारे, है ना। आगे शुरू करते हैं आज हम पर्सोनिफिकेशन। क्या है पर्सोनिफिकेशन इन हिंदी? मानवीकरण, है ना। अगर मानवीय गुणों का आरोप कुछ ऐसे जानवरों पर या कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर कर दिया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, है ना। यानी जो मनुष्य से इतर हो उसे मनुष्य के गुणों से युक्त करना क्या है? मानवीकरण है। यानी पर्सोनिफिकेशन, पर्सन बना देना, उसको पर्सोनिफिकेशन कर देना। ठीक। इन पर्सोनिफिकेशंस एनिमल्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इनएनिमेट थिंग्स आर रेफर्ड टू एज इफ दे वर ह्यूमन, है ना। क्या लिखा मैंने? दे वर ह्यूमन, है ना। क्योंकि वो हैं तो नहीं ना ह्यूमन, इसलिए वर का यूज आया है यहाँ पर। हम्म? देखो, इन्वेंशन, नेचर्स चाइल्ड। इन्वेंशन को क्या कहा है? नेचर का चाइल्ड कहा है। फ्लड, जो कि भाग जाता है। स्टेप डेम स्टडीज फ्लोज। स्टेप डेम क्या हो गई? सौतेली माँ। सौतेली माँ स्टडी के प्रहारों से इन्वेंशन, जो प्रकृति का शिशु है ना, भाग गया, है ना। यानी कि इन्वेंशन को मानवीकरण अलंकार पर्सोनिफाइड कर दिया गया। कैसे? कि वो, देखो, दो दो चीजें। एक तो स्टडी को भी पर्सोनिफाइड किया है। स्टडी को तो क्या बनाया गया है? सौतेली माँ। और इन्वेंशन को क्या बनाया गया है? एक बच्चा, है ना। तो जैसे मान लो कि पढ़ा, इन्वेंशन कैसे आता है? इन्वेंशन तो ऑटोमेटिक आता है, आपके फर्टाइल ब्रेन से आता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ाओगे, है ना, डरा डरा करके पढ़ाओगे, तो उससे तो इन्वेंशन, इनिशिएटिव करने की सारी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, है ना। फ्री थिंकिंग से इन्वेंशन आता है। और यदि स्टेप डेम स्टडी के ज़्यादा ब्लोज पड़ेंगे तो इन्वेंशन भाग जाएगा, फिर तुम रट्टू तोते बन जाओगे, है कि नहीं। So invention is personified and study is also personified here. But patience soon replies. जॉन मिल्टन का वो सोनेट है, हमें याद है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें से है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर कंफ्यूजन। लेकिन पेशेंस, जो धीरज है ना, सून रिप्लाइज, तुरंत ही बोल पड़ा, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए। कौन बोल पड़ा? कौन बोल पड़ा? पेशेंस। पेशेंस मानव है क्या? नहीं, यही मानवीकरण है। when we impose human virtues, when we impose human traits on animals or inanimate things or abstract ideas, then it is called personification. Opportunity knocks at the door but once. Opportunity दरवाजा एक बार खड़खड़ाती है। Peace hath her victories no less renowned than war. शांति की अपनी जीतें होती है ना। तो ये हर जो आया ना, देखो, ये हर किसके लिए आता है? फेमिनिन है हर, पर्सनल प्रोनाउन है ना, हर, ये फेमिनिन को बताता है। तो यहाँ पर ये पीस क्या हो गई? स्त्री हो गई। स्त्री होने का मतलब क्या हो गया? ये मानवीकरण अलंकार हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, हिज आ गया डेथ के लिए। मृत्यु, यमराज अपने हाथ रखता है, आइसी, है ना। यानी यूं एकदम बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखता है अपॉन किंग्स, राजाओं के ऊपर भी, भिखारियों के ऊपर भी, सबके ऊपर। द ट्री स्पोक टू हर, टाइम रीप्स ऑल स्पेयर्स नन। द मून वेल्ड हर फेस, वेल्ड हर फेस,
उसने अपना घूंघट में चेहरा ढक लिया, औरतें ढकती है। लव इज ब्लाइंड, ब्लाइंड तो पर्सन होता है, लव इज ब्लाइंड। प्रेम कैसे अंधा है? अंधा तो वो व्यक्ति है। इट वॉज टाइम टू गो होम बट द बेल रिफ्यूज्ड टू रिंग, लेकिन घंटी ने बजने से मना कर दिया। मना करना किसका ट्रेट है? ह्यूमन ट्रेट है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, यानी ये जो बिजली है ना, चमकती रही अक्रॉस द स्काई। द वुड्स आर गेटिंग रेडी टू स्लीप, वुड्स सोने के लिए तैयार हैं, जंगल सोने के लिए तैयार है। सोने कौन जाते हैं? हम जाते हैं, पर्सन्स। टू सनफ्लावर्स मूव इन द येलो रूम, ah विलियम वी आर वेरी ऑफ वेदर। वो विलियम को कहते हैं, अरे विलियम वी आर वेरी ऑफ वेदर, हम तो मौसम से थक गए हैं और हम इस येलो रूम में आए हैं। सेट द सनफ्लावर्स शाइनिंग विद ड्यू, सनफ्लावर्स बोले जो कि ओस की बूंदों से चमक रहे थे। आर ट्रेवलिंग हैबिट्स हैव टायर्ड अस, हमारी ये जो चलने की आदतें हैं ना, इन चलने की आदतों ने हमें थका दिया है। कैन यू गिव अस अ रूम विद अ व्यू, क्या तुम हमें ऐसा कमरा दे सकते हो जिसमें बहुत अच्छा बाहर का व्यू दिखता हो? टू सनफ्लावर्स मूव इन अ येलो रूम बाय विलियम ब्लैक। This poem by William Black contains a lot of examples of personification. The poem starts in a dialogue form where a sunflower is directly addressing the poet by calling his name. Again, in the third line, the flower says, our traveling habits have tired us, which is a good personification. The flowers are depicting a human characteristic of weariness caused by the weather. In a human way, they make a request to the poet to put them in a room with a window with plenty of sunshine. When well apparelled April on the hill, जब देखो well apparelled, जब यूं सजा धजा, अपैरल का मतलब क्या होता है? ड्रेस, पोशाक, वस्त्र। When well apparelled April on the heel, जब सजा धजा अप्रैल ऑन द हील, यानी अपने हील पर आता है, यानी कि अराइव। When well apparelled, well dressed April comes, जब अप्रैल आता है। Of limping winter treads, तो देखो ये जो लिम्पिंग विंटर है ना, लंगड़ाता हुआ सर्दी की ऋतु, ट्रेड से रवाना हो जाता है ना। जब अप्रैल आता है ना, अप्रैल क्या है? बसंत है। जब बसंत आता है तो ये जो विंटर है, सर्दी धीरे धीरे लंगड़ाती हुई चली जाती है। अब सर्दी लंगड़ा ही रही है यहाँ पर भी। There are two personification examples here. April cannot put on a dress and winter does not limp. Nor does it have a heel on which a month can walk. Shakespeare personifies the month of April and the winter season by giving them two distinct human qualities. I wandered lonely as a cloud. मैं घूमा, lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, एकदम से मैंने भीड़ देखी। क्राउड किसकी होती है? पीपल की होती है, लोगों की होती है। यहाँ किसकी देख रहा है वो? I saw a crowd, a host, host यानी a large number of, a host of golden daffodils. मैंने देखा एकदम से, क्या देखा? Host of golden daffodils, a crowd of golden daffodils, यानी लोगों का मैंने बहुत बड़ा भीड़ देखा। तो वही वाली बात कल हमने देखी थी। Dead leaves were there, pale and yellow and black and pale and hectic red. Pestilence stricken multitudes, है ना? तो pestilence stricken multitudes यानी epidemic affected crowd, है ना? तो जैसे भीड़ पड़ी होती है ना, तो वहां पर वो जो डेड लीव्स हैं वो पर्सोनिफाइड हो गई, मल्टीट्यूड्स कह दिया उनको, भीड़ कह दी। और यहाँ पर ये क्राउड किसके लिए आया है? डेफोडिल्स के लिए आया। डेफोडिल्स पर्सोनिफाइड हो गए। देखो, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, कहाँ हैं ये? क्या कर रहे हैं? फ्लटरिंग, ओनोमेटोफिया हो गया।
एंड डांसिंग इन द ब्रीज, डांसिंग क्या है, ह्यूमन ट्रेट है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो डांस कर रहे हैं हवा में। अब ये देखें पैथेटिक फेलिसी, स्पेशल काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन है। पैथेटिक फेलिसी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन emotions are given to lifeless objects and abstract ideas. It is a special kind of personification in which the inanimate, the lifeless, and the abstract are made to partake of human emotions and have sympathy. जैसे मान लो कि अभी हीरोइन उदास है तो फ्लावर्स भी मुरझा जाएंगे, है ना। बच्चे मान लो रो रहे हैं तो पक्षी भी रोना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा है, यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स पार्टेक ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जब मानवीय भावनाओं के साथ वो चलने लग जाएं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स वगैरह, तब क्या होता है, तब ये पैथेटिक फेलिसी हो गई, है ना। जैसे मैं खुश तो ये पूरा कमरा ही खुश, है ना। जब मैं सो गया तो मुझे यूं लगता है कि जैसे घर का बच्चा सो जाता है ना, तो देखना कभी वो घर के खिलौने भी सो ही जाते हैं, वो भी यूं जैसे थक करके, कोई इधर लुढ़का हुआ पड़ा है, कोई इधर लुढ़का हुआ पड़ा है, तो उन्हें भी जैसे नींद आ जाती है, क्योंकि उनका मालिक सो रहा होता है, तो वो भी थोड़ी देर सोचते हैं हम भी सो लें, हैं। तो ये क्या है, ये पैथेटिक फेलिसी है ना, कि हमने ह्यूमन इमोशंस को उसके साथ में जोड़ दिया। ऑल नेचर वेप्ट एट हिज डेथ, पूरी प्रकृति रोई उसकी मृत्यु पर। एंड द फ्लावर्स वर फिल्ड विद टीयर्स, द फ्लावर्स स्माइल ऑन हर अराइवल। ये पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में ये क्या है, ये पैथेटिक फेलिसी है। क्या हुआ पूजा, नहीं मिला नहीं क्या तुम्हें? अच्छा अच्छा, हाँ कोई देख लो। द क्लाउड्स वेप्ट बिटरली एज शी लेफ्ट हर होम फॉर एवर, बादल जोर जोर से रोने लग गए क्योंकि उसने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारे किसी के पास नहीं है तो ले लो, मेरे पास पड़े हैं, मिल गए। तुम्हें कल मिला तो था ना तुम लोग? अच्छा, उसके तुम्हारे पास नहीं है क्या, तो भूल गई क्या लाना? कोई कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। वो अच्छा, हाँ चलिए, ठीक है। शेक्सपियर uses pathetic fallacy in his play Macbeth to describe the dark murder of the character Duncan in Act 2, Scene 3. Lennox says, Lennox कहता है, क्या कहता है देखो, Our chimneys were blown down, हमारी चिमनियां बुझ गई, blown down हो गई। As they say, लोग ऐसे कहते हैं, Lamentings heard in the air, कि है ना, हवा में यूं चीखें सुनाई दे रही थी, है ना, हवा में यूं चीखें सुनाई दे रही थी। स्ट्रेंज स्ट्रीम्स ऑफ डेथ, अजीब सी चीखें, मौत मौत ऐसी। एंड प्रोफेसिंग विद एक्सेंट टेरिबल, और ये चीखें मानो भविष्यवाणी कर रहे थे, टेरिबल एक्सेंट के साथ में, यूं भयानक लहजे के साथ में, ऑफ डायर कंबस्शन, कि कोई बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र होने वाला है। एंड कंफ्यूज्ड इवेंट्स, और बहुत ही कंफ्यूजिंग इवेंट्स होने वाली है। ये फोर शेडोइंग है, एक और लिटरेरी टर्म होती है फोर शेडोइंग, आगे क्या होने वाला है उसका थोड़ा थोड़ा अनुमान लगने लग जाता है ना। उस डिस्क्रिप्शन को हम फोर शेडोइंग भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनको फोर शेडो हो रहा है। न्यू हैचेड टू द वोफुल टाइम, नई नई घटनाएं हो रही हैं आगे सैड समय के लिए। द ऑब्सक्योर बर्ड क्लैमर्ड द लाइव लॉन्ग नाइट, पूरी रात एक अजीब सा पक्षी, ऑब्सक्योर दुर्बोध है, पक्षी जो है ना, क्लैमर्ड, आवाज करता रहा। सम से, कई लोग तो ये भी कहते हैं, द अर्थ वॉज फेवरस, कि पृथ्वी यूं थोड़ी उन्मादी सी हो गई थी। एंड डिड शेक, और पृथ्वी कांपी भी थी।
रात में, है ना। तो हम ये सुनते हैं और हमें ये पता होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है ना। क्योंकि देखो डंकन का मर्डर हो गया है ना। और उससे पहले की प्रीवियस रात का ये वर्णन है कि ऐसा ऐसा हुआ था रात में, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला था। आयरनी, अब देखो आयरनी क्या है। Irony means or refers to a statement that means just opposite of what is really expressed in words. जो हम शब्दों में कहते हैं ना उसका बिल्कुल उल्टा होता है आयरनी, है ना। The speaker uses the words of praise to imply blame and words of blame to imply praise. जैसे अभी मेरा कोई दुश्मन यहाँ पर आ जाए ना, कोई शत्रु आ जाए मान लो, तो मैं यूं कहूँगा ये देखो ये आ गए मेरे शुभ चिंतक, है ना। इन्होंने ही मेरी शिकायत की थी, तो वो शुभ चिंतक नहीं है, बेसिकली वो क्या है, मेरा शत्रु है ना। मेरा फ्रेंड नहीं है, फो है ना, एनिमी है। हाँ, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी से वन थिंग, हम कहते तो एक चीज है बट मीन द जस्ट ऑपोजिट, लेकिन हमारा अर्थ क्या होता है, उसके विपरीत बिल्कुल। इन सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में कहें तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, है ना। दिखता कुछ है और वास्तव में कुछ और होता है ना। यू आर ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। टू लीव मी अलोन विद माई वर्रीज, तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया मेरी चिंताओं में, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ? यानी कि अब तुम ही समझ जाओ कि वो दोस्त है क्या, ये आयरनी है। He left me to the tender mercies of my enemy. मर्सी, क्या एनिमी की मर्सी होती है क्या कोई, एनिमी की कोई मर्सी नहीं होती है। कोमल दया पर, उसने मुझे शत्रु की कोमल दया पर छोड़ दिया। शत्रु की कोई कोमल दया होती है क्या, नहीं है, वो तो डायर हेट होती है, मार देता है वो तो। ओ माय ऑनरेबल फ्रेंड, अरे मेरे सम्माननीय साथी, यू आर हियर अगेन बिहाइंड द बार्स, आप फिर आ गए सींखों के पीछे, मेरे सम्मानित मित्र। तो वो सम्माननीय कैसे हुआ है? रिवर्स है। आई कैन नॉट लिव विदाउट द हॉरिबल कंपनी ऑफ योर्स, ये देखो हॉरिबल निगेटिव वर्ड है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यूज किया है ना। हॉरिबल का मतलब यहाँ पर क्या है ना, प्लीजिंग, है ना। आई कैन नॉट लिव विदाउट द हॉरिबल कंपनी ऑफ योर्स, यार तुम्हारी जो डरावना साथ है ना उसके बिना मैं जीवित ही नहीं रह सकता। तुम जैसे भी हो डरावने मेरे पास बैठे रहा करो। तो बेसिकली डरावने नहीं हो, सुहावने हो, तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे पास बैठे रहो, है ना। तो ये वर्ड्स ऑफ ब्लेम टू इम्प्लाई प्रेज एंड वर्ड्स ऑफ प्रेज टू इम्प्लाई ब्लेम, है ना, ये बात है। ओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ यू हैव ब्रोकन माय न्यू कैमरा, अब तो तुमने नया कैमरा भी तोड़ दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या है? हाँ ये वेरी, ओ ग्रेट बोला ना, ये ग्रेट में आयरनी है। ओ शिट बोलना चाहिए था, ओ लास बोलना चाहिए था, लेकिन ओ ग्रेट बोला है। ये आयरनी है, लेकिन मीनिंग इसका क्या है, शिट अलास। द डेजर्ट इज एज कूल, देखो हमारा जो डेजर्ट है ना वो उतना ही ठंडा है एज ए बेड ऑफ बर्निंग कोल्स, जितना कि, है ना, ये जो चिता होती है ना धधकते अंगारों की, उतना ही ठंडा हमारा डेजर्ट है। तो डेजर्ट ठंडा थोड़ी है, अभी पता चल जाएगा, मई जून आने दो कितना ठंडा है। कूल में आयरनी है, बिल्कुल, क्योंकि कूल किसके लिए यूज किया गया है, डेजर्ट के लिए यूज किया गया है। द स्टूडेंट वॉज गिवन एक्सलेंट ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम। तो वो जैसे उसको थ्री इडियट में वो कहता है ना कि मेरी नौकरी लगेगी क्या? वो कहता है दैट्स द पॉइंट, यही बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। नौकरी क्यों नहीं लगेगी, नौकरी जरूर लगेगी। क्यों? क्योंकि दीज कंपनीज दे यू नो दे सर्च फॉर फ्रेश ब्रेन्स एंड योर ब्रेन इज वेरी मच फ्रेश, इट इज नॉट यूज्ड इन द लीस्ट, ये बिल्कुल भी काम में नहीं लिया गया है, टोटली फ्रेश। ये क्या है, आयरनी है।
तो वो कोई अब जैसे मान लो 0 नंबर लेके आओ तुम, हाँ क्या बात है, एक्सीलेंट, यही उम्मीद थी तुमसे। द रोस्टेड चिकन वॉज एज टेंडर एज ए लेदर बूट। चिकन है ना, जैसे अपने तो चिकन खाते नहीं है, अपने यूं कहते हैं कि परांठा, तो परांठा इतना कोमल था जैसे चमड़े का बूट होता है ना, उतना कोमल था। अब तुम देख लो कितना कोमल था वो। He was in such a hurried state that he drove the entire way at 20 miles per hour. वो इतना हर्री में था कि उसने 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। तो 20 मील क्या है ना, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये कोई तेज है क्या? बिल्कुल भी तेज नहीं है, आयरनी है ये। he enjoyed his job about as much as a root canal. उसने उसे अपने जॉब का उतना ही आनंद आता है जितना कि रूट कैनाल का हम आनंद लेते हैं। तो हम कभी रूट कैनाल का मजा लेते हैं? किसी ने करवाया तुमने रूट कैनाल? नहीं करवाया? हाँ, जिन जिन ने करवाया उनको पता है कितना मजेदार है ये। माई फ्रेंड्स किड्स गेट अलोंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डज दैट वर्ड गेट अलोंग मीन? गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? हम्म, घुलना मिलना, लिव एमिकेबली, लिव फ्रेंडली, है ना, लिव इन अ फ्रेंडली मैनर। तो तो मेरे दोस्त के बच्चे है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह से घुल मिल करके रहते हैं। कहाँ से घुलते मिलते हैं, ये आयरनी है। गेट अलोंग में आयरनी है ना। अ व्हीकल वॉज पार्क्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द नो पार्किंग साइन। ये आयरनी ऑफ सिचुएशन आ गई। क्या आ गई? आयरनी ऑफ सिचुएशन, है ना। कि जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो पार्किंग, या यूं लिखा हुआ है डोंट स्पिट हेयर, यहाँ थूको मत, और वहीं सबसे ज्यादा थूका हुआ मिलता है। ये आयरनी ऑफ सिचुएशन है ना। आयरनी ऑफ फेट भी होती है, यूं सुन लो तुम, है ना। आयरनी ऑफ फेट या कॉस्मिक आयरनी जिसको हम कहते हैं, क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं जिस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करूँ ना, उसी चीज में फंस जाऊं, भाग्य मुझे उसी चीज में फंसा दे। जैसे मान लो कि मैं यूं सोचूं ना कि मुझे है ना बाकी कहीं पोस्टिंग दे दे, मुझे है ना, जैसे मान लो कि बांसवाड़ा नहीं मिलना चाहिए, मुझे बांसवाड़ा नहीं मिलना चाहिए, और लिस्ट आते ही सबसे पहले मेरा ही नाम है बांसवाड़ा। तो ये क्या है? ये कॉस्मिक आयरनी हो गई, ये आयरनी ऑफ फेट हो गया, है ना। तो ये भी कई बार हमें दिखाई देती है। जैसे थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उनमें आयरनी ऑफ फेट बहुत है, कॉस्मिक आयरनी बहुत है ना। चलिए, तो हम यहाँ थे, सिचुएशनल आयरनी की बात हम कर रहे थे, आगे चलते हैं हम। हाँ, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स इज कॉल्ड, लंबे शब्दों का डर कहलाता है ये। ओ बाप रे। फोबिया, तो इसमें क्या है? ये खुद ही अपने आप में आयरनी है कि इस डर से ही, इस शब्द जिसका मतलब डर होता है उससे ही डर लगता है, ये बोला ही नहीं जा रहा है, हाँ? हाँ। Irony examples are not only found in stage plays but in poems too. ये सब जगह मिलती है आयरनी, प्लेज में भी, पोएम्स में भी। इन हिज पोएम द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, कॉलरेज रोट, कॉलरेज लिखते हैं देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और सारे जो बोर्ड्स थे ना, जहाज के जो लट्ठे होते हैं या जहाज के जो साइड बोर्ड्स होते हैं, वो सारे सिकुड़ गए पानी की वजह से, यूं है, सिकुड़न आ गई। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी ही पानी था। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं थी। तो फिर वाटर वाटर एवरीवेयर में क्या हुआ? आयरनी हो गई कि सब तरफ पानी था ही नहीं, वो तो समुद्री सॉल्टी वाटर था, दैट वाज नॉट वाटर, ये लाइफ गिविंग वाटर नहीं था, तो सॉल्टी वाटर था, विच इज ऑफ नो यूज फॉर अस, जो हमारे लिए काम का ही नहीं है बिल्कुल, हाँ? उससे प्यास ही नहीं जाती है हमारी। चलिए, टाइप्स ऑफ आयरनी देख लेते हैं हम।
On the grounds of the above definition, we distinguish two basic types of irony: verbal irony and situational irony. हाँ, इसमें देखो, सार्केज्म और आयरनी, सार्केज्म सटायर के पास में है ना, और सार्केज्म का उद्देश्य होता है सुधार करना, है ना, टू रिफॉर्म होता है उसका उद्देश्य, है ना। आयरनी का मतलब रिफॉर्म करना नहीं होता। आयरनी इज अ टूल, आयरनी इज अ टूल ऑफ सार्केज्म, एक टूल हो सकता है। यदि आयरनी का उद्देश्य सुधार करना है तो वो आयरनी सटायर या सार्केज्म में जा सकता है, ये बात। अदरवाइज सुधार करना मीनिंग नहीं है वहां पर, तो वो आयरनी है। इतना सा ही अंतर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आयरनी: वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। Verbal irony involves what one does not mean. For example, when in response to a foolish idea we say, "What a great idea!" ये तो वर्बल आयरनी हो गई। ऊपर जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे ना, 99% एग्जाम्पल वर्बल आयरनी के ही थे, ठीक है। This is verbal irony. Situational irony occurs when, for instance, a man is chuckling. मान लो कि एक आदमी यूं मजाक उड़ा रहा है, यूं चकल कर रहा है, एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के दुर्भाग्य पर, इवन व्हेन द सेम मिसफॉर्च्यून इज अनबिनोन टू हिम बिफॉलिंग हिम, और वही मिसफॉर्च्यून उस पर भी आ पड़ता है। तो ये क्या है? आयरनी ऑफ सिचुएशन है। जैसे मान लो कि तुम यहाँ फिसल गए और मैं जोर जोर से हंसूं, थोड़ी देर में 10 ही मिनट में मैं भी उधर से थर्ड करते जोर से गिरूं, तो ये क्या है? ये आयरनी ऑफ सिचुएशन है ना, इस तरीके से। या जैसे मैंने तुम्हें बताया कि नो पार्किंग, है ना, नो हॉर्न जॉन जहाँ लिखा होता है वहां सबसे ज्यादा हॉर्न बजते हैं, है ना, ये सिचुएशनल आयरनी हो, है ना। ड्रामेटिक आयरनी, इट अकर्स इन ड्रामा। अब ये देखो, वर्बल और सिचुएशनल तो समझ गए हम, है ना। अब हम ड्रामेटिक आयरनी देख लेते हैं। एक और अलग टाइप की आयरनी है, ये ड्रामा में होती है, इसलिए ड्रामेटिक आयरनी होगी। When a character speaks out words whose significance he does not fully know, ऐसे शब्द बोलता है कैरेक्टर जिनका सिग्निफिकेंस, जिनका महत्व वो कैरेक्टर खुद ही नहीं जानता। कैसे? जैसे मान लो कि मेरी कंपनी में, मेरे साथ में प्ले में एक कोई विलेन है जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं उसको कहता हूं माय डियर फ्रेंड, तो ये ड्रामेटिक आयरनी हो गई। मैं तो उसको माय डियर फ्रेंड कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये माय डियर फ्रेंड नहीं है ना, ये तो एनिमी है, फ्रेंड है ही नहीं। तो मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, उसका मुझे खुद ही पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका महत्व पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स कैरेक्टर ओथेलो कॉन्स्टेंटली एड्रेसेस इयागो ए विलन। ओथेलो में इयागो एक विलन है, उसको वो ओथेलो बार बार क्या कहता है? ऑनेस्ट इयागो। द स्पीकर ओथेलो हिमसेल्फ डज नॉट नो हाउ डिसऑनेस्ट इयागो इज। उसे ही पता नहीं है कि इयागो कितना डिसऑनेस्ट है ना। Similarly, King Duncan repeatedly calls Macbeth worthy gentleman, a peerless kinsman. Worthy gentleman, बहुत ही योग्य व्यक्ति, और peerless kinsman, peerless का मतलब बेजोड़, kinsman यानी रिश्तेदार, बेजोड़ रिश्तेदार है तुम तो, तू तो। The same gentleman turns out to be the murderer of Duncan, लेकिन वही बाद में डंकन का मर्डर कर देता है। तो ये उसकी बात में क्या हो गया? ड्रामेटिक आयरनी हो गई, ड्रामेटिक चेंज आ गया, है ना, कि वो पियरलेस किंग्समैन कह रहा था, वर्दी जेंटलमैन कह रहा था, और वो ही उसका हत्यारा निकल जाता है। द कैरेक्टर एक्ट्स, हाँ सॉरी, ड्रामेटिक आयरनी इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन इन अ प्ले और अ नरेटिव इन विच द ऑडियंस शेयर्स विद द ऑथर द नॉलेज ऑफ समथिंग। ऑडियंस शेयर्स,
ऑडियंस को तो पता होता है, देखो द नॉलेज ऑफ समथिंग, उन्हें तो पता होता है किसी चीज का, है ना, विद द ऑथर। एक तो ऑथर को पता होता है और एक ऑडियंस को पता होता है कि एक्चुअली बात क्या है, लेकिन जो प्लेयर होता है, जो एक्टर होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरा एक्टर आता है ना स्टेज पर, तब वो पहले वाला एक्टर स्टेज पर नहीं होता है, तो दूसरा एक्टर आकर के क्या बोलता है वो तुम तो सुन लेते हो, तो तुम्हें तो उसके इनर थॉट्स पता चल जाते हैं, लेकिन पहले वाले को पता नहीं चलते हैं। तो ये क्या हो गई, ये ड्रामेटिक आयरनी हो गई। द कैरेक्टर एक्ट्स इन अ वेरी इनएप्रोप्रिएट वे, है ना, तो फिर कैरेक्टर है ना बहुत ही इनएप्रोप्रिएट तरीके से व्यवहार करता है टू द एक्चुअल सर्कमस्टांसेज, वास्तविक परिस्थितियों के। जैसे डंकन, डंकन की हत्या होने वाली थी, लेकिन डंकन वहीं आया, मैकबेथ के कासल में ही आ गया, इन्वर्नेस में आया, और वहां आकर के बड़ी धूमधाम से उसने क्या कि खाना खाया और वहां सो गया, नींद ले ली उसने, है ना। अगर उसको पता होता कि मेरी यहाँ पर जान को रत्ती भर भी खतरा है, तो वो आता ही नहीं है। तो ये भी तो एक पैराडॉक्स है। वी आर द मोस्ट इनसिक्योर व्हेन वी थिंक वी आर द सेफेस्ट। जब हम सबसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें ना, तो सबसे खतरा वहीं ज्यादा होता है ना, ये बात। तो और expects the opposite of what fate holds in store or says something unintentionally which anticipates the actual outcome। कई बार क्या होता है कि कैरेक्टर कुछ ऐसी चीजें मुंह से बोल देता है जो बाद में सच सच साबित हो जाती है ना। तो ऐसा भी कई बार ड्रामेटिक आयरनी में होता है कि वो अनजाने में ही कुछ ऐसी चीजें बोल देता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को यूं कह देना, मारेगा क्या तू मेरे को, यूं उसको तो उस समय यूं कह देता है, बाद में कोई उसको मार देता है ना। तो इस तरीके के भी सिचुएशन हो सकते। तो ये हमने देखी, देखो वर्बल आयरनी जो शाब्दिक होती है, शब्दों से निहित होती है, सिचुएशनल आयरनी जो सिचुएशन पर होती है, ड्रामेटिक आयरनी, और एक मैंने तुम्हें बताई जो तुम याद रख लो, जो मुझे याद आ गई अभी बताते बताते। क्या बताई एक और आयरनी? आयरनी ऑफ फेट, है ना, या फिर कॉस्मिक आयरनी, है ना। तुम देखना इसको नेट पर जाके सर्च करना और इसमें लिख लेना थोड़ा सा, क्या दिक्कत है ना। आयरनी ऑफ फेट या आयरनी, कॉस्मिक आयरनी क्या होती है ना। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, है ना, बट द फेट होल्ड्स समथिंग डिफरेंट फॉर यू, यही है आयरनी ऑफ फेट, है ना। तुम सोचते हो मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, लेकिन फेट को वो नहीं, फेट उसका उल्टा करवाता है। ये बात हाइपरबली, इट इज exaggeration for the sake of emphasis in a figure of speech, not meant literally। इसका कोई देखो शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ये एम्फेसिस के लिए कहा जाता है। जैसे 10,000 आई सॉ एट ए ग्लैंस, मैंने 10,000 एक साथ देखे। 10,000 तो कोई दिखते ही नहीं है एक साथ, कैसे दिखेंगे, है ना। तो 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 दिन और 10,000 रातों, मैं चला, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इसलिए कहा गया कि थोड़ी मेरी जर्नी है ना थोड़ी लंबी थी, मैं तुम्हारा युगों युगों से इंतजार कर रहा हूँ। तो युगों युगों से कहाँ से, कौन सा युग है, तेरे को जन्मे ही अभी 20, 25, 40 साल हाईएस्ट हुए होंगे, युगों युगों से इंतजार है। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। क्यों? आई बिन वेटिंग हियर फॉर एजेज, यहाँ से युगों युगों से इंतजार कर रहा हूँ। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरब कंट्रीज के सारे सेंट ले आओ भले ही तुम, लेकिन मेरे इस छोटे से हाथ को वो सुगंधित नहीं कर पाएंगे। मेरे इस हाथ में क्या है कि डंकन का रक्त लगा हुआ है, तो इस रक्त को, इसकी दुर्गंध जाएगी नहीं, भले ही तुम अरब देशों के सारे सेंट ले आओ। लेडी मैकबेथ कहती है, पहले सीन में वो कहती है कि जस्ट ए लिटिल वाटर एंड
these stains will go. थोड़ा सा पानी लगेगा और ये दाग धब्बे सब चले जाएंगे। और वही लेटर सेंज में ये कहती है कि अरेबिया के सारे सेंट ले आओ भले, लेकिन ये दाग, ये दुर्गंध नहीं जाएगी। वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाती है। His leg bested the ocean, उसकी टांग ने तो bested यानी थाम दिया समुद्र को। His reared arm crested the world, और उसकी पिछली जो आर्म थी ना, crested the world, वो यूं लगता है जैसे कोई दुनिया की चोटी पर उसने दूसरा हाथ रख दिया। Not poppy nor mandragora, ना तो देखो पॉपी, अप्यम, ओपियम है ना, ओपियम होता है ना नींद लेने की, स्लीप इंड्यूसिंग है ना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होती है। नॉर पॉपी नॉर मैंड्रागारा नॉर ऑल द ड्राउजी सिरप्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया में जितनी भी नींद, स्लीप इंड्यूसिंग जितनी भी सिरप्स हैं, जितनी भी दवाएं हैं, वो सारी shall ever medicine thee to that sweet sleep, है ना, कभी भी तुम्हें उस मीठे नींद को प्राप्त नहीं करवा पाएंगी ये सारी दवाएं। विच thou wouldst yesterday, जिसका तुमने गला घोंट दिया, जिसको तुमने मार दिया कल। माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज द हिल्स, तो ये भी क्या है, एग्जेजरेशन है। 10,000 saw I at a glance, daffodils है ना, they stretched in never ending line, ये भी daffodils है ना, कभी खत्म न होने वाली लाइन में है वो तो फैले हुए। तो तुम्हारी आंखें, आंखों की दृष्टि की जो विजन है वो खत्म हो गई होगी, लाइन तो थोड़ा आगे चल वो खत्म हो जाएगी। नेवर एंडिंग क्या होती? हाँ बेटा, बिल्कुल है। 2 क्यों 10 हो सकते हैं, बिल्कुल। नीचे ऑप्शन में देखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। आई एम डाइंग ऑफ शेम, मैं तो मर रहा हूं शर्म के मारे। मर जा, मर तो सकता ही नहीं है, कहने की बात है केवल। He saw his childhood friend after ages. Neptune's ocean washed this blood clean from my hand. No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine making the green one red. ये वो मैकबेथ की स्पीच है। वो कहता है कि नेपच्यून्स ओशन, नेपच्यून के सारे महासागर ले आओ, धरती के ही नहीं, नेपच्यून के, नेपच्यून धरती से बहुत बड़ा है, तो नेपच्यून के ओशन ले आओ और मेरे इस ब्लड को धो दो, मेरे हाथ से साफ कर दो। नहीं नहीं, बल्कि मेरे जो हाथ में लगा हुआ जो ये रुधिर है ना, जो रक्त है ना, है ये बना देगा उस समुद्र को, लाल कर देगा। हाँ? यानी ये क्या है, एग्जेजरेशन है, हाइपरबली है, लेकिन एम्फेसिस के लिए है कि भाई उसे इतना अंदर अंदर गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है। आई लव यू डियर, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, मैं प्रेम करता रहूंगा तुमसे, तुमसे प्रेम करता रहूंगा टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, है ना। कहते हैं कि चाइना और अफ्रीका एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं, है ना, तो कोई सेंटीमीटर खिसकते होंगे साल भर में, तो ये तो कोई करोड़ों वर्षों में जाकर के मान लो चाइना और अफ्रीका क्या पता मिल जाए, कोई जियोग्राफिकल कोई इंसिडेंट ऐसी हो जाए, है ना, अदरवाइज नहीं है। एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन, जब तक कि नदियां पहाड़ों के ऊपर से यूं छलांग मार करके जाना शुरू नहीं कर देगी। कब नदियां नीचे आती है पहाड़ों से, ऊपर कहाँ जाती है। ये एग्जेजरेशन है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा। हाँ, कब तक प्रेम करूंगा, जब तक चाइना और अफ्रीका आपस में मिल नहीं जाते, जब तक नदियां पहाड़ों के ऊपर से होकर के नहीं जाने लग जाती। एंड द सैलमन सिंग इन द स्ट्रीट, और सैलमन है ना गलियों में आकर के, सैलमन फिश है, गलियों में आकर के वो गाना नहीं शुरू कर दे, तब तक मैं आई लव यू टिल द ओशन इज फोल्डेड, जब तक तुम्हें प्रेम करूंगा जब तक कि ओशन को यूं फोल्डेड यानी यूं इकट्ठा करके, निचो करके, हंग अप टू ड्राई, सुखाने के लिए यूं सुखा दिया जाता है जैसे कपड़े की तरह से, तब तक मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। यानी कि 2 यानी कि
ये एग्जेजरेशन है ना। एज आई वॉकड वन इवनिंग बाय W.H. ऑर्डर। तो ये देखो, ये हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच इतनी हमारे कोर्स में है, इसको ढंग से तैयार कर लो तुम, है ना। अब अपने लिटरेरी फॉर्म्स पर आ जाते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स क्या होती हैं? विधाएं, है ना। जैसे एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। जैसे प्रोज में कह दो, पोएट्री में कह दो, है ना, स्टोरी में कह दो, है ना, इस तरीके से। ओड, हाँ, ओड का मतलब गला घोटना। एसटी बेटा है ना, पुराना फॉर्म है ना, ईएस के लिए है। एलजी, इट इज एन एलेबरेटली फॉर्मल लिरिक पोयम। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारे एलिजी। एलिजी क्या है ना, शोक गीत है एक, है ना। इट इज एन एलेबरेटली फॉर्मल लिरिक पोयम। ये फॉर्मल लिरिक पोयम है, औपचारिक है और लिरिक है। लिरिक का मतलब ऐसी कविताएं विच कैन बी संग इन द अकम्पनीमेंट ऑफ लायर, है ना, इन द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर संगीत के साथ में किसी वर्स को गाया जा सके ना, तो वो होता है लिरिकल, है ना। तो ये लिरिकल पोयम है, यानी कि एकदम पैटर्न बेस्ड है, छंदोबद्ध है ये, है ना, तुकांत है, राइम्ड है, परफेक्टली राइम्ड होते हैं, है ना, इनके एकदम छंद होते हैं, मीटर होते हैं। इट इज एन एलेबरेटली फॉर्मल लिरिक पोयम और सॉन्ग विच लेमेंट्स, जो शोक प्रकट करता है, और बिमोन्ज, बिमोन का मतलब भी शोक प्रकट करना, द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और पब्लिक फिगर। या तो किसी मृत्यु, किसी दोस्त की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है, और एनी पब्लिक फिगर, या कोई मान लो कि कोई बहुत ही सेलिब्रिटी हो, उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने वाली जो कविता होती है उसे एलिजी कहा जाता है। और रिफ्लेक्ट्स सीरियसली ऑन ए सॉलम सब्जेक्ट, या फिर मान लो कि बहुत ही गंभीर विषय पर चिंतन करने वाली कुछ कविताओं को भी हम एलिजी कह सकते हैं। अ ट्रेडिशनल एलिजी टिपिकली फॉलोज 3 स्टेजेस ऑफ लॉस। 3 स्टेजेस होते हैं, देखो, लॉस के बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? लेमेंट, प्रेज एंड सॉलेस। देखो, जब एलिजी शुरू होती है ना, तो सबसे पहले लेमेंट होता है। जैसे मेरा दोस्त एक्सपायर हो गया और मैं उनके लिए अगर एलिजी लिखूं, तो सबसे पहले तो मैं शोक प्रकट करूंगा, है ना, मैं मॉर्निंग करूंगा, है ना, मेरे दुख को अभिव्यक्त करूंगा जो उसकी डेथ पर मुझे फील हुआ। ठीक। फिर दूसरा स्टेप क्या है उसमें? फिर मैं उसकी प्रेज करूंगा मेरी एलिजी में, कि देखो वो इतने गुणों से युक्त था लेकिन वो चला गया। फिर मैं तीसरे में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सोलेस, सांत्वना दूंगा अपने आप को भी और जो दूसरे रीडर्स हैं उनको भी, है ना। तो ये एलिजी होती है जिसमें ये तीनों ट्रेट होते हैं, है ना, तीनों के तीनों ट्रेट होते हैं। मैंने लिखी भी है एक एलिजी, है ना, हिंदी में लिखी है, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ मेरे पास में, मेरे को मिला ऐसा दुर्भाग्य कि मेरा बहुत ही अजीज मित्र चला गया, तो उसकी याद में मैंने लिखी भी, और वो अखबार में बहुत बड़े एक सिंगल पेज पर दैनिक भास्कर में वो छपी भी। तो ऐसा है, ऐसी एलिजी होती है ये। देखें, लेमेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एलिजी expresses grief and sorrow for the deceased or the loss being mourned, है ना। Praise, the section focuses on the admiration of the positive qualities and accomplishment of the deceased। देखो, पॉजिटिव क्वालिटीज एंड अकम्पलिशमेंट, यानी उनकी उपलब्धियां और उनकी जो सकारात्मक क्वालिटीज है उनका उल्लेख होता है। ऑफन प्रेजेंटिंग एन आइडियलाइज्ड इमेज, ज्यादातर मैं कौन सी इमेज प्रस्तुत करूंगा? आदर्श व्यक्तित्व उनका प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि जो जा चुका है, भले ही, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता ना,
तो जा चुका है, वो भी नहीं था, लेकिन अब उसके अवगुणों की बात नहीं करता मैं, अब मैं केवल उसके गुणों की बात करूं। Solace, the final part, offers comfort and acceptance of the loss, often with a sense of resolution or hope. होप के साथ में या रिजोल्यूशन के साथ में, तुम्हें आना होगा, हाँ? जब जब मैं पुकारूं तुम्हें आना होगा, इस तरीके की लाइनें करके हम उसको फिनिश कर देते हैं। अब देखो ये फेमस एग्जांपल्स हैं, लिसिडस जॉन मिल्टन की, एडोनेइस टीबी शैली, ये याद भी करने हैं तुम्हें, एलिजी के ये एग्जांपल्स भी याद करने हैं, पूछे जाते हैं, है ना। थेरेसिस मैथ्यू आर्नोल्ड की, इन मेमोरियम टेनिसन की, व्हेन लिलाकस लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, वाइट वॉल्ट विटमैन की, इट कॉमेमोरेट्स ए पब्लिक फिगर अब्राहम लिंकन, इन मेमोरी ऑफ W.B. यट्स W.H. ऑर्डन की, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की, है ना। तो ये सारी की सारी एलिजीज हमें याद करनी है। अब देखो पेस्टोरल इमेज क्या है वो देखते हैं हम। पेस्टोरल क्या चीज होती है, पहले पेस्टोरल समझेंगे तब पेस्टोरल एलिजी के बारे में समझ में आएगा, इसलिए पहले एक टर्म है पेस्टोरल, वो समझे हम। पेस्टोरल क्या होता है, तुमने पेस्च्योर्स तो सुना होगा ना, क्या होते हैं पेस्च्योर्स? घास के मैदान होते हैं ना, पेस्च्योर्स कहते हैं ना घास के मैदानों को। तो पेस्टोरल क्या है, रूरल सेटिंग को बताने वाली चीज है पेस्टोरल। पोयम्स में, प्लेज में, इवन की नॉवेल्स में भी, प्रोज में भी, जो रूरल सेटिंग होती है, आइडियलाइज्ड सेटिंग होती है, उसे हम कहते हैं पेस्टोरल। देखो ये सारे का सारा मीनिंग मैंने लिखा है, पेस्टोरल पूरा बखान किया हुआ है यहाँ पर, पढ़ते हैं पहले। ये नीचे उधर आ गया, ये पेस्टोरल लिखा हुआ है ना, हेडिंग पीछे रह गया और डिस्क्रिप्शन आगे आ गया, कोई बात नहीं। इट इज अ हाईली कन्वेंशनल mode of writing that celebrates the innocent life of shepherds and shepherdesses in poems, plays and prose romances. देखो इनोसेंट जीवन जो होता है ना शेफर्ड्स का और शेफर्ड्रेसेस, यानी गडरियों का जो जीवन है ना, उसके बारे में ये कविताएं होती हैं। प्लेज भी हो सकते हैं, प्रोज रोमांसेस भी हो सकते हैं। पेस्टोरल लिटरेचर डिस्क्राइब्स द लव्स एंड सोरोज ऑफ म्यूजिकल शेफर्ड्स, usually in an idealized golden age of rustic innocence and idleness. The originator of the pastoral was Theocritus. Theocritus थे pastoral के प्रणेता, a Greek of the 3rd century BC who wrote poems that represented the life of Sicilian shepherds. Pastor is a Latin word for shepherd. Pastor का मीनिंग लेटिन में होता है शेफर्ड। Virgil later imitated Theocritus in his Latin Eclogues. थियोक्रिटस को बाद में वर्जिल ने इमिटेट किया, नकल की, है ना, अपनी इक्लोग्स में। इक्लोग्स भी क्या है, पेस्टोरल की बराबर की टर्म है। इक्लोग्स भी वही गीत हो गए जो गांव देहात के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जो गांव देहात के लोगों के सादे सरल और सच्चे जीवन के बारे में बताते हैं, वो इक्लोग्स है। एंड एस्टेब्लिश्ड द मॉडल फॉर द ट्रेडिशनल पेस्टोरल, और वर्जिल ने फिर ट्रेडिशनल पेस्टोरल का एक मॉडल सेट कर दिया। इट इज एन एलेबोरेटली कन्वेंशनल पोयम। पेस्टोरल जो होता है ना, वो एक कन्वेंशनल पोयम होती है, एकदम पारंपरिक, एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोइट्स नॉस्टैल्जिक इमेज, है ना, जो एक्सप्रेस करती है अर्बन पोइट की नॉस्टैल्जिक इमेज को। जैसे वी ऑफन गो नॉस्टैल्जिक, हम कई बार ही नॉस्टैल्जिक हो ही जाते हैं, है ना। वी ऑलवेज रन फॉर द थिंग्स वी डू नॉट हैव, हम उन चीजों के लिए भागते हैं जो चीजें हमारे पास में नहीं होती। तो अर्बन लोगों के पास में क्या है कि अर्निंग एंड स्पेंडिंग, रनिंग हियर एंड देयर एंड वर्किंग राउंड द क्लॉक, ये उनका जीवन होता है। पेइंग द लीस्ट अटेंशन टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक हेल्थ, लाइक फैमिली, लाइक फ्रेंड्स, दे डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अब क्या होता है कि अर्बन कवि जब
परेशान हो जाता है ना इन रूटीन से, इस रूटीन लाइफ से, देन ही स्टार्ट्स सिंगिंग अबाउट द लाइफ ऑफ कंट्री पीपल, कंट्री साइड। वो गांव के गीत गाने लग जाता है कि देखो हाउ ब्यूटीफुल द लाइफ इज इन द विलेजेस, है ना, गांव गांव का जीवन कितना अच्छा है। दिस इज पेस्टोरल, यही पेस्टोरल है ना। when the beautiful images of village life are drawn in poetry, are drawn in plays, are drawn in prose romances, then they are said to be called, क्या कहा जाता है उनको? पेस्टोरल। तब उनको पेस्टोरल कहने लगे। द कन्वेंशन that hundreds of later poets imitated from Virgil's imitation of Theocritus, थियोक्रिटस की इमिटेशन की वर्जिल ने, और वर्जिल की इमिटेशन की बाद के बहुत सारे कवियों ने, उन सब में एक कन्वेंशन है, क्या? ए शेफर्ड रिक्लाइनिंग अंडर ए स्प्रेडिंग बीच, ये एक शेफर्ड आराम कर रहा है, रिक्लाइन कर रहा है, स्प्रेडिंग बीच, एक यूं विस्तृत बीच के किनारे, एंड मेडिटेटिंग द रूरल म्यूज, और वो गांव की सरस्वती को प्रार्थना कर रहा है, म्यूज, और पाइपिंग एज दो ही वुड नेवर ग्रो ओल्ड, या फिर वो ऐसे कोई बांसुरी बजा रहा है जैसे वो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, और एंगेजिंग इन ए फ्रेंडली सिंगिंग कंटेस्ट, और या फिर वो एक दोस्ताना सिंगिंग कॉन्टेस्ट, एक दोस्ताना हाँ, गायन प्रतिस्पर्धा में वो भाग ले रहा है, और एक्सप्रेसिंग हिज गुड और बैड फॉर्चून विद ए लवली मिस्ट्रेस, या फिर वो एक बहुत ही सुंदर उसकी माशूका है, मिस्ट्रेस है, बिलाव्ड है, उसके साथ में अपने मिसफॉर्चून्स को शेयर कर रहा है, और ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ ए फेलो सेफर्ड, और या फिर वो हो सकता है अपने किसी साथी गडरिये की मृत्यु पर वो शोक प्रकट कर रहा है। तो ये जो लास्ट वाली चीज है ना, ये गडरिये की मृत्यु पर शोक प्रकट करना, इससे निकली क्या? पेस्टोरल एलिजी। From this last type developed the pastoral elegy. Other terms used synonymously with pastoral are idle, idle भी pastoral ही है, इकल्योग्ज एंड बकोलिक पोइट्री। ये सब बकोलिक का मतलब क्या होता है? रूरल ही होता है, तो इन सब का मतलब पेस्टोरल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेस्टोरल एलेजी, कैरेक्टरिस्टिक देख लो इसके। द स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग द म्यूजेज, सरस्वती को प्रार्थना करता है ना, हमेशा ही शुरुआत क्या है? म्यूज को इन्वोक करके। द मॉर्नर चार्जेज विद नेग्लिजेंस ऑफ द निम्फ और द अदर गार्जियंस ऑफ द डेड सेफर्ड। जैसे हमारे होते हैं ना बॉडी में गण होते हैं, कईयों के गण कच्चे होते हैं, कईयों के गण पक्के होते हैं, जो कच्चे गणों वाले होते हैं उनको भूत दिखते हैं, है ना, और जो पक्के गण वाले होते हैं ना उनको भूत भूत कुछ नहीं दिखते, वो खुद ही भूत होते हैं, है? तो ये गण हमारे हो गए, उधर उनको उनकी संस्कृति में इसको निम्फ, सिल्फ, ये तो अच्छे हो गए, नोम्ज ये बदमाश गण हो गए, हैं? तो ये अलग अलग, मतलब यूं मान लो कि गार्जियन स्पिरिट्स हैं निम्फ्स और सेल्फ्स। तो कई बार जो वो मॉर्नर होता है ना, जो शोक प्रकट करने वाला होता है, वो उन निम्फ्स को, उन सेल्फ्स को उलाहना भी देता है कि तुम क्या कर रहे थे उस समय, मेरे दोस्त की मृत्यु कर दी यमराज ने, उस समय तुम्हें उनको बचाना चाहिए था उसको, है? या फिर फला आदमी आया उसने मेरे दोस्त को मार दिया, उस समय तुम कहाँ गए थे, उलाहना देता है वो, है ना। जैसे कोई भैरू जी का उपासक एक्सपायर हो जाए तो हम भैरू जी को उलाहना दें कि कट हो गए हो तुम भी टाइम, ऐसे हम करते भी हैं, लेकिन ये समय है, समय को तो कोई नहीं टाल सकता, है ना। हम दुख प्रकट जरूर कर सकते हैं। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, a single word, there isn't a single word uselessly written in these notes, है ना। एक एक शब्द की कीमत है इसमें, छांट छांट करके एक एक शब्द लिखा हुआ है, यूं नहीं कि यूं ही लिख दिया, है ना, छांट छांट करके लिखा हुआ है। There is a procession of appropriate mourners,
प्रोसेसन होता है, एक जुलूस सा निकलता है एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स का, है ना। यानी कि जैसे कोई पब्लिक फिगर जैसे हमारे यहाँ एक्सपायर हो जाए तो कचौड़ी वाला भी रो रहा होता है ना, गलियों के बच्चे भी रो रहे होते हैं, कलर की दुकान वाला भी रो रहा होता है उस दिन, मंदिरों के दरवाजे भी खुले हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं है प्रार्थना करने की। इस तरीके का एक प्रोसेसन है मॉर्नर्स का, है ना, यानी अकेला नहीं होता है। अब देखो ये कुछ एक्रेडिया 1590 सर फिलिप सिडनी की, द सेफर्ड कैलेंडर एडमंड स्पेंसर का, एज यू लाइक इट, ये क्या है, ये सारे के सारे ये तो पेस्टोरल हैं केवल। द पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव क्रिस्टोफर मार्लोव की। अब नीचे देखें पेस्टोरल एलजी के एग्जाम्पल हैं कुछ। द पेस्टोरल एलजी यूजेज ए पर्टिकुलर imagery drawn from rural life and rural scenery. It is an elegy in which the poet represents himself as a shepherd mourning the death of a fellow shepherd. Astrophel, ये एक पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है एडमंड स्पेंसर की। लिसिडस जॉन मिल्टन की। एडोनेइस पीबी शैली की। थेरसिस मैथ्यू आर्नोल्ड और स्कॉलर जिप्सी, है ना, 1853 मैथ्यू आर्नोल्ड की। ये क्या है, ये पेस्टोरल एलिजी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये, हाँ क्या चीज बेटा, हाँ इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही होंगे वो, है ना। एलर्जी का, एलर्जी क्या होती है ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि एलर्जी तो या तो कोई दोस्त किसी का एक्सपायर हो जाए तो उसकी याद में लिखी गई कविता जो फॉर्मल हो, इलेबरेट हो, लिरिकल हो, उसे एलर्जी कहते हैं। या कोई पब्लिक फिगर एक्सपायर हो जाए, वो मेरा रोल मॉडल है, मैं उसके लिए कुछ लिख दूं, वो एलर्जी है। और या फिर मान लो कोई बहुत ही डीप सब्जेक्ट पर मैं चर्चा करूं, जैसे ग्रेवयार्ड पर चर्चा करूं, है ना, या कोई बहुत ही ऐसे गहरे बातों पर मैं चर्चा करूं, तो वो मेरी पोयम क्या होती है, एलर्जी हो जाती। तो एलर्जी का स्ट्रक्चर क्या है, एलर्जी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आता है लेमेंट, उसके बाद में आता है प्रेज, और सबसे लास्ट में आता है सोलेस, है ना। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये तो हुई एलर्जी। अब पेस्टोरल एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी में क्या होता है कि एक सेफर्ड दूसरे सेफर्ड के लिए शोक प्रकट करता है, उसकी सेटिंग रूरल होती है ना, इसलिए उसको पेस्टोरल एलर्जी कहा जाता है। पेस्टोरल वर्ड को इजाद करने वाला था थियोक्रिटस, और उसको पॉपुलराइज करने वाला था वर्जिल, है ना। ज्यादातर क्या होता है इसमें, रूरल सीन्स, रूरल सीनरीज होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। चलिए अब हम आगे, वो है ना, उससे नोट्स ले आ जा तू, वो मैंने मंगवाए तो हैं। देखो कल हम पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर को हम आगे ले जाते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स को। ये पढ़े थे क्या तुम्हारे पास में, ये ऑफिस से लाए, अच्छा वो ठीक है, आ गए वो, पहले ये लिए थे। किसी के पास नहीं हो तो अब ले सकता है, यहाँ से ले लो, मेरे पास ये दे दो। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स नहीं है, ले लो, तुम्हारे पास है, मिल गए। चलो देखो, ये कोई हंसी खेल नहीं है ना, मेरे लिए तो ये हंसी खेल है, क्योंकि मैं तो कोई एग्जाम तो देना है नहीं मेरे को, तुम्हें एग्जाम देना है, इसलिए मैं तो इनके लिए हंस सकता हूँ। लेकिन इसमें मेरा एक दुश्मन आने वाला है
है ना, जिसने मेरे को क्या है कि डिप्राइव कर दिया था, वंचित कर दिया था, है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर बनने से। वो दुश्मन अब आने वाला है एक दुश्मन इसमें मेरा। हाँ, वो मैंने क्या है गलत कर दिया था, है ना, उसकी वजह से मेरा कॉलेज लेक्चरर हुआ नहीं, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर। अभी मैं जैसे मेरी पूगल पोस्टिंग हुई है ना, ये होती ही नहीं, बीकानेर ही रहता हमेशा। इसलिए नेवर टेक थिंग्स लाइटली, है ना, चीज़ों को कभी लाइटली मत लें। आई हैड ए ग्रेट कमांड ओवर लैंग्वेज इन दोज डेज। अब तो बहुत कम हो गया है मेरा, मैं बहुत कम बोलता हूँ इंग्लिश, है ना। उन दिनों में आई वॉज ऑन माई हाइट सो फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, बहुत शानदार मेरी इंग्लिश हुआ करती थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वोकेबलरी का पार्ट था ये, कुछ ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स और एक दो और कोई तो बहुत ही मैंने हल्के से लिया। मैंने कहा ये मैं ऐसा ही कर दूंगा, क्या है इनको, और मस्तियां मार रहा था, ये नहीं कि कुछ और पढ़ रहा था, है ना। मैंने मेरा टाइम वो कोई यूं ही कोई किसी कहीं चला गया और ऐसे था। लेक्चरर में बन चुका था तो मेरे यूं थोड़ा वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना, वो भी हो गया था। मैंने कहा लेक्चरर, और मेरा यहाँ बीकानेर में जो लोग थे उनसे मैं काफ़ी बढ़िया था, मैंने कहा, क्या है हो जाएगा। और जो लोग लेक्चरर बने थे ना, वो उनकी इंग्लिश काफ़ी मेरे से हल्की थी, तो मुझे वो बड़ा, मैं सोचा ये बहुत इजी कंपटीशन होने वाला है मेरे। ग्रामर बहुत अच्छी थी मेरी, तो मैंने क्या किया कि केवल लिटरेचर पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ा, ग्रामर और वोकैब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो वो कहते हैं ना ये कॉस्मिक आयरनी, है ना, ये आयरनी ऑफ फेट, कि मैंने ये सोचा कि मैं ये सब तो यूं कर दूंगा, है ना। वहाँ जब पेपर खोला ना, तो लिटरेचर मैंने पढ़ा, और वो मैंने दरवाज़ा पेट के लिए बंद कर दिया, उधर से पेट मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता था बैडली। लिटरेचर मैंने शानदार अटेम्प्ट किया, कोई गलती नहीं थी, 100 क्वेश्चंस वर देयर, ओनली ओनली 100 क्वेश्चंस वर देयर, और मेरे सारे के सारे लिटरेचर में सही। ग्रामर का मैं बादशाह था, और वो मेरे कॉन्सेप्ट एकदम मन में बैठे हुए थे। अभी अभी मैंने वो पास किया था, कौन सा, ये स्कूल लेक्चरर, वो मैं कर दिए, ग्रामर एक भी गलत नहीं। अब बारी आई वोकैब की। वोकैब की बारी में अब तुम देखो कि वहाँ 4-5 वर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया, और उन 4-5 वर्ड्स की वजह से मैं वो सीट खो गया। और 4-5 ही नहीं, बल्कि उन 4-5 में मैंने मेरे एक्सपीरियंस से यूं साध करके लगाए ना, तो 2 तो सही भी हो गए, लेकिन 3 चले गए। वो 3 शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। लेकिन वो क्या थे, बेहद ही सरल, बेहद ही सरल। लेकिन अगर मैं यूं रफली भी पढ़ के चला जाता ना, मैं कहता हूं जैसे तुम्हें कहता हूं ना रैपिड रिवीजन, यूं ही देख लेता ना, यूं ही देख के चला जाता ना मैं, जो डार्क डार्क किए हुए होते हैं सारे ही किताबों में, यूं ही देख के चला जाता ना, तो भी मैं इन होता। लेकिन उन 2-3 शब्दों की वजह से मैं आउट हो गया। तो ये चीजें हैं, तुम लोग यूं, कल मैं देख रहा था तुम्हें यूं एकदम यूं ढल्ले से बैठे थे तुम यूं, है ना, एकदम यूं पैसिव से बैठे थे। एकदम यूं पैसिव मत बैठा करो, बी अलर्ट, है ना। एकदम यूं कमर यूं तनी हुई, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए, कमर तो यूं तनी हुई होनी चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए, और यूं एकदम अटेंटिव, आंखों में चमक होनी चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, चेहरा चमचमाता हुआ होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, मैं कुछ कहूंगा, बड़बड़ाता हुआ चला जाऊंगा, आ जाऊंगा। तुम्हें तो हर नया शब्द है तुम्हारे लिए, तो अरे ये मैंने देखा ही नहीं था, ये मैंने कल, तुम्हारे ये इंटरेस्ट नहीं दिख रहा तुम्हारे चेहरे पर, पता नहीं क्या था। मैं तो इससे डरा हुआ था, कैमरे से, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तुम किससे डरे हुए थे? एनीवे, देखा। हम्म
शीट तुम्हें मिली नहीं क्या? मैंने 7 करवाई थी आज। और एकता के पास वाले क्या हुई? अच्छा, कोई नहीं, वो दे दो इनको, वो मेरे को जरूरत नहीं है, तू वो रख ले। हाँ वो दे दे, जो भी है। अब और किस किस के पास में बाकी रह गई? हो गया सबके पास? चलिए अब अपने देखते हैं। देखो मैं तुमसे कल वाला पूछता हूँ थोड़ा सा। क्या है ये ऊपर वाला वर्ड, क्या है? हम्म, यूज करके बताओ, देखे मुझे इस वर्ड को किसी सेंटेंस में। एक्सेस, एक्सेस, और ये एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस। चलो मैंने बोल दिया, अब तुम इसको यूज करके बताओ। बहुत ही कॉमन यूज है इसका। वेरी वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुली सेड, है ना? इफ यू रियली वांट टू एक्सेस इट, you should have password. Without password you cannot access this file. इस फाइल को तो, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। एक्सेस पहुंचना, और ये एक्सेस, इफ यू हैव गॉट एक्सेस फूड, गिव इट टू मी। अगर ज्यादा है ना थोड़ा भोजन, तो मुझे दे देना तुम, है ना? वो एक्सेस, प्रचुरता। हाँ, हाँ वो भी कह सकते हो तुम, वो भी कह सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल। ठीक है, चलो 11 में बताओ, अमेंड और इमेंड। हाँ, जैसे मान लो कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? हम्म, 1527 हुआ ना। मान लो किसी किताब में ये 1517 लिखा हुआ है, इसमें भी शायद कुछ युद्ध हुआ था। पानीपत का हुआ था क्या? वो तो 1517 में खतौली का हुआ होगा फिर, है ना? खतौली का युद्ध हुआ था। लेकिन मान लो कि एक किताब में ये लिखा हुआ है 1517 लिखा हुआ है खानवा का युद्ध, तुम इसको अमेंड कराओगे या इमेंड कराओगे? क्या कराओगे? इमेंड कराओगे। वेरी गुड, अब समझ में आ गया। द डेट ऑफ द वॉर शुड बी इमेंडेड, है ना? बट नाउ दिस लॉ हैज बिकम ओल्ड, देर इज ए ग्रेट नीड टू अमेंड इट। ये इमेंड और अमेंड, आई बात समझ में? चलिए, एक और था हमारे, अमोरल और इमोरल। अमोरल तो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। इमोरल चलो ठीक है, अनैतिक, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए। ये देखो 20 नंबर है ना? 20 नंबर को हम थोड़ी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। बेयर, है ना? प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेयर। बेयर का एक मीनिंग तो वर्ब में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डील विद समथिंग अनप्लीजेंट, झेलना। टॉलरेट मीनिंग बेयर। एक जैसे कल वंदिता ने कहा था, बात हुई थी, बेयर माने क्या होता है? टू गिव बर्थ। याद आया तुम्हें, है ना? टू गिव बर्थ। जैसे, जैसे मान लो हम ये लिख सकते हैं, शी हैज या शी हैड
born him, she had born him 5 children. और हम ये भी लिख सकते हैं she is unable to bear children, यानी कि गिव बर्थ। आई बात समझ में? शी इज अनेबल टू बेयर चिल्ड्रन, यानी वो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है, उसकी बॉडी में कोई ऐसी बात हो गई है। और शी हैड बोर्न हिम 5 चिल्ड्रन, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं शी हैड बोर्न 5 चिल्ड्रन टू हिम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी हमने देखा। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि ये तो था वर्ब में। नाउन में क्या है, ये एनिमल बन जाता है, भालू, बेयर। और जब ये वर्ब में PEAR होता है ना, बेयर, तो इसका मतलब क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोर, BORE। और थर्ड फॉर्म वो मैंने यहाँ पर लिखी है अभी, BORNE, बॉर्न। ठीक है। अब BORN क्या होता है, BORN पैसिव में काम आने वाली इसकी फॉर्म हो गई। BORN ये क्या फॉर्म हो गई, ओनली यूज्ड इन पैसिव वॉइस, ओनली यूज्ड इन पैसिव वॉइस, है ना। अगर मान लो कि मैं यूं बोलूं ना, आई वॉज बॉर्न, तो वो इसी बेयर का ही बना हुआ है, लेकिन वो केवल पैसिव के लिए है ना। अब ये BORNE नहीं बोलता वहां पर मैं, लेकिन एक्टिव में तो देखो मैं BORNE बोलता हूँ, लेकिन पैसिव में जब मैं थर्ड फॉर्म यूज लेता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, BORN बोलता हूँ, है ना। तो ये हमने देखा। फिर हम आगे चले थोड़े से। अब ये देखो, बोवर, बोवर माने हमने क्या देखा, पिग, यानी वाइल्ड पिग, है ना, जंगली सुअर को कहते हैं बोवर। थोड़ा सा सुधार करो तो कर लो, वाइल्ड पिग, कल मैंने बात तो हुई थी। और BORE, बोर, तो चलो ये तो बोर माने ये किसकी सेकंड फॉर्म हो गई, उस ऊपर वाले बेयर की सेकंड फॉर्म है। देखो लिखा हुआ है मैंने V2 ऑफ बेयर, लिखा हुआ है ना, V2 ऑफ बेयर, तो ये बेयर सेकंड फॉर्म हो गया। अब तुम ये देखो कि इस बोर का एक और मीनिंग मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, हाँ वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, वो बोर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। BORE, बोर, बोर माने परेशान करना, किसी को तंग करना, है ना। डोंट बोर मी यार। हाँ हाँ, नहीं, वो होता है ही, जैसे मान लो कि ही हैपन्स टू बी एन एब्सोल्यूट बोर, ये तो बहुत ही बोर है। बोर बोलते हो, बोर नाउन है, बोर। देखो मैं यही बता रहा था तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया ना, बोर माने क्या होता है कि बोर करने वाला व्यक्ति। और BORE, बोर, बोर एक फर्स्ट फॉर्म भी होती है जिसका मतलब होता है बोर करना, जैसे हम बोरिंग बोलते हैं। हाँ, बोर का ING फॉर्म है, जैसे लाफ का लाफिंग, वैसे ही बोर का बोरिंग। बोर माने परेशान करना। डोंट बोर मी, बोरिंग पर्सन क्यों नहीं बोल सकते, बोरिंग पर्सन बोलोगे तो वो तुमने क्या बोला, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और नाउन बोला, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई तो कर रहा है, बोरिंग पर्सन। तो बोरिंग पर्सन बोल दो, चाहे ए बोर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि वो नाउन है। ही इज ए बोर, ही इज अ बिग बोर, वो बहुत बड़ा बोर आदमी है यार, और हम बोलते भी हैं ऐसा। तो देखो एक बोर, बोर में कितना रहस्य है, यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई नहीं है। हाँ, तो वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं, तुम कहो उसको नाउन नहीं चाहिए। हाँ, क्यों क्यों नाउन नहीं चाहिए,
क्योंकि वो खुद ही नाउन है ना। ऐसे बोरिंग पर्सन बोलना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन बोर है ना वो है। अलोन तो एडवर्ब है, इसलिए नहीं आता, लोनली के साथ आएगा, है ना। लोनली मैन ऐसा होएगा, अलोन मैन कभी नहीं आता, ही लिव्स अलोन होगा। हाँ हाँ, तो तुम आई फील अलोन, ये तो एडवर्ब भी है, फील का ही तो मॉडिफाई है, मॉडिफिकेशन है ये। बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं अपने, है ना, कि कास्ट, कास्ट वाला हो गया था, कर लिया हमने। चलिए 25 तक हो गए थे अपने, है ना। अब आगे चलते हैं अपने कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो कंटिन्यूअल क्या होता है, अनोइंग हो सकता है थोड़ा सा, कंटिन्यूअस अनोइंग नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब है विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअल का मतलब हैपनिंग रिपीटेडली, समथिंग अनोइंग, है ना। कंटिन्यूअल रिक्वेस्ट्स, continual requests of my son. I bought the bike because of the continual requests of my son. मैंने बाइक खरीदी मेरे बच्चे की कंटिन्यूअल रिक्वेस्ट्स, है ना। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सतत, ये अनोइंग नहीं है। जैसे मान लो कि टू गेन नॉलेज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो एक नियमित प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। कंटिन्यूअल थोड़ा सा डेरोगेटरी है, ये याद रखना है तुम, है ना। आई गॉट बोर्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअल कॉल्स, कंटिन्यूअल कॉल्स हैज कंटिन्यूअल कॉल्स हैव मार्ड माय डे। लगातार आने वाली कॉल्स ने मेरे को क्या, मेरे दिन को खराब कर दिया, है ना। ये कंटिन्यूअल है, कंटिन्यूअस हो गया। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, देखो क्रेडिबल क्या है, बिलीवेबल, विश्वसनीय। इज इट क्रेडिबल, क्या ये विश्वसनीय है, दैट शी इज अ चीटर, इज इट क्रेडिबल दैट शी इज अ चीटर, क्या ये विश्वास करने योग्य है, यानी ये विश्वास करने योग्य नहीं, है ना। तो क्रेडिबल का मतलब तो क्या होता है, विश्वास करने योग्य। और क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है, ऑनरेबल, प्रेज वर्दी। ही हैपन्स टू बी आर आर पेरेंट्स, आर पेरेंट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेबल फॉर अस, वो हमेशा हमारे लिए क्रेडिटेबल हैं, यानी सम्मान देने योग्य है। यू शुड हैव, यू शुड हैव अ क्रेडिटेबल अप्रोच टुवर्ड्स योर टीचर। तुम्हारे टीचर्स के प्रति तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्रेडिटेबल होनी चाहिए, है ना। वॉट एवर द टीचर्स से, वॉट एवर द टीचर्स से इज credible. The words of your mother are always credible. Credible words, वो creditable नहीं है, वो credible words हैं, है ना, विश्वास करने योग्य हैं। We often talk about incredible India, अतुल्य भारत, अविश्वसनीय भारत, ये हम सोच ही नहीं सकते ऐसा है क्या भारत में। तो ये credible हो गया। आगे चलते हैं अपने सेंस्योर, निंदा करना,
और सेंसर प्रतिबंधित, ये आपका सेंसर बोर्ड। द सेंसर बोर्ड हैज सेंसर्ड मैनी सीन्स ऑफ सेक्स एंड वायलेंस, है ना, बहुत सारे सीन्स को सेंसर कर दिया, यानी प्रतिबंधित कर देना। जैसे मान लो कि आर regulatory boards generally censor certain advertisements of alcoholic drinks or tobacco, है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और टोबैको के जो विज्ञापन है ना उनको सेंसर कर दिया जाता है। तो ये सेंसर हो गया। और निंदा करना ये सेंश्योर, है ना। जैसे इन पॉलिटिक्स एवरी लीडर सेंश्योर्स अनदर, दूसरे की निंदा करता। कैनन कंडेम बोल दो, बिल्कुल मलाइन बोल दो, कंडेम बोल दो, है ना। DEIGN डेन बोल दो, है ना। पी लिटिल बोल दो, पी लिटिल डिफेम बोल दो, है ना, बिल्कुल ठीक है, सेंसर हो गया। कैनन, कैनन माने नियम, है ना। जैसे मान लो कि advocates should follow the canons of the court, कोर्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। कैनन नियम है, CANON, और जब 2 N हो जाते हैं ना तो तोप के गोले छूटने लग जाते हैं, है ना। CANNON, है ना, कैनन तोप। वो नहीं होता, कैनाइन होता है क्या, कैनाइन। ऐसे तो CANON कैनन कैमरा भी होता है, कैनन कैमरा। ये कैनन तोप हो गया है, पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स। कैनवास, ये मोटा कपड़ा होता है, कैनवस, कैनवस है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैनवस, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन यही है। कैनवस, है ना, कैनवस। और अगर डबल एस है तो वी ऑफन गो फॉर कैनवसिंग, है ना, व्हेन व्हेन वी फाइट एन इलेक्शन वी गो फॉर कैनवसिंग, है ना, कैनवास करते हैं हम, है ना, इधर उधर घूम घूम करके वोट मांगना। सिमेट्री और सिमेट्री, देखो, हाँ सेमेट्री, सेमेट्री, सेमेट्री और ये सिमेट्री, ऐसा कुछ है, देख लेना प्रोनाउंसिएशन। तो देखो, SYMMETRY मुझे याद रहता है, सिस्टमैटिक से सिमेट्री याद रहता है, सिस्टमैटिक से सिमेट्री कर लो यार, ये सिमेट्री याद रह जाएगा तुम्हें, है ना। तो देखो सिमेट्री क्या होती है, जैसे एक जैसी चीजें लगा देना, है ना, सूटेबिलिटी होनी चाहिए, मैच होना चाहिए चीजों का, है ना, वो सिमेट्री होनी चाहिए। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ सिमेट्री ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स की सिमेट्री होनी चाहिए, है ना, यानी एक पैटर्न होना चाहिए सुव्यवस्थित, है ना, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होना चाहिए, उसे कहते हैं हम सिमेट्री, है ना। और देखो 3 तरीके के यार्ड, ये दफनाने की जगह 3 तरीके की होती है। एक तो चर्च यार्ड होता है, चर्च यार्ड क्या होता है, अराउंड द चर्च होता है ना, चर्च यार्ड अराउंड द चर्च होता है, और वो चर्च के चारों ओर होता है, उसमें कुछ बड़े लोग दफनाए जाते हैं। और एक होता है ग्रेव यार्ड, जो एक तरफ से चर्च के पास में होता है, वो चर्च के अराउंड तो नहीं होता लेकिन वो चर्च के पास में होता है, तो फिर वो भी थोड़ी ठीक जगह मानी जाती है। और फिर ये एक ये सेमेट्री है हमारी, जो कहीं भी हो सकती है,
किसी भी गांव के किसी भी कोने में जहाँ लोग दफनाते हैं वो जगह है ये, है ना। तो ये थोड़ा सा और इसके अंदर है, बरियल प्लेस हो गया। और ये आपके एक जैसा हारमोनी, यानी सुटेबल, सिस्टमैटिक पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, इतने नाम बोल दिए मैंने। अब ये देखो, ये क्या है, कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर्मल। ये आपके गारमेंट्स भी हो सकते हैं कैजुअल, विच यू वेयर फॉर योर फ्री यूज। जैसे तुम यहाँ आ गए, क्लासरूम में बैठे हो आराम से, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, वो कैजुअल आउटफिट्स होते हैं हमारे, है ना। दे आर नॉट फॉर्मल, दे आर फ्री फॉर यूज। फॉर्मल तो हम फिर किसी ऑफिसेज में पहन के जाते हैं। एक जैसे मान लो कि कैजुअल का मतलब क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट। जैसे सी थ्रू a casual look on me and then got engaged in her work again. तो मेरी तरफ यूं देखा और फिर वो काम करने लगी। कास्ट, कल कास्ट भी आया था हमारे। कास्ट a casual look at me and then got engaged in her work. फिर से वो अपने काम में। ये कैजुअल है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, है ना। और आगे हम क्या देख रहे हैं, कॉजल। कॉजल, है ना, कॉजल, कारण संबंधी, रिलेटिंग टू कॉज। there is a causal relationship, there is a causal relationship before any event। कोई न कोई, हर इवेंट के पीछे कोई न कोई कॉजल रिलेशनशिप होती है ना। ठीक है, तो हम इसको अब कल यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बहुत ही कम आगे बढ़ पाए इसमें, है ना, ताकि मैं तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा आकर्षित कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया मैंने इसको, है ना। थोड़ा सा इसको याद कर लो, है ना। मेरा दुश्मन तो अभी आया ही नहीं, वो अभी आगे ही रह गया, है ना। आ जाएगा वो भी। एग्जाम है तुम्हारे, तैयार कर लेना अपने आप को, है ना। सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले सभी तैयार कर लो, है ना, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं सेकंड ग्रेड वाले। वो तुम्हारे वो सीरीज वाला भी है, और वो तुम कहो जब तैयार है, मैं तो तैयार पड़ा है। 4 पोएम वाला, ठीक है, मंडे को कर लो। और तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और वो प्रोवर्ब्स और ईडियम्स सब तैयार हैं, है ना, वो भी कर लो। हाँ, उसको बंद करना